हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू शारदा एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हम उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ रहे थे और आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं वह है उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरकों के प्रकार। सबसे पहला जो होगा प्रकार वो होगा अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर बच्चों दो प्रकार के होते हैं उत्प्रेरक। पहला जो है वो है सहमांगी। सहमांगी उत्प्रेरक। और जो सेकंड है, सेकंड वाला जो उत्प्रेरक है वो होता है विषमांगी उत्प्रेरक। देखिए, सहमांगी उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक होती है, वो सहमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। और विषमांगी उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जिसमें तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सहमांगी उत्प्रेरक, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं अगर एक समान हो तो उसे सहमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और इनका यह गुणधर्म सहमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तो एक यहां पर उदाहरण ले रहा हूं, मैं अभिक्रिया ले रहा हूं CH3COO CH3 प्लस H2O इज इक्वल टू CH3COOH प्लस CH3OH। इसका नाम है मेथिल एसीटेट। यह जल है, इसका नाम है एसीटिक अम्ल और यह है मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। यहां पर जो उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है, यहां पर जो उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है वो है HCl। अब आप देख सकते हैं यहां पे मेथिल एसीटेट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, H2 है वो भी द्रव होता है और CH3COOH एक्वस, यहाँ भी ये भी जलीय विलीन होता है और मेथेनॉल जो है वो भी एक्वस जलीय विलीन होता है और HCl ये भी एक्वस या जलीय विलीन होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास में अभिकारक है और ये उत्पाद है और ये हमने उत्प्रेरक लिया। तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान है और इसे ही कहेंगे हम लोग सहमांगी उत्प्रेरक। एक अभिक्रिया और लेता हूं मैं, SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3। समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। यहां पे 2 लगा देता हूं मैं, यहां पे 2 S2 है, यहां पे ऑक्सीजन 6 हो गए तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए। यहां पर जो उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। तीनों की भौतिक अवस्था देखिए हम लोग, यहां पर है ये गैस अवस्था में होता है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये भी गैस है। यहां पर अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान है, इसलिए यह भी सहमांगी उत्प्रेरक होता है। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन है, इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड।
तो बेटा ये हो गया हमारा सहमांगी उत्प्रेरक, यानी ऐसा उत्प्रेरक या जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती है तो उसे हम लोग सहमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और इनका ये गुण सहमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। इसके बाद में दूसरा नंबर इसका दूसरा प्रकार है विषमांगी उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और इनका यह गुणधर्म विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। इसमें जो अभिक्रिया होगी वो यह है N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। यहाँ पे ये 2 लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर मुझे 3 लगाना है, 3 दूनी 6 हो गए और हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 6 होते हैं। यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम मिल जा रहा है वो है आयरन उत्प्रेरक। इसकी भौतिक अवस्था है गैस अवस्था, इसकी भी गैस अवस्था है और ये भी गैस है, लेकिन जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि भौतिक अवस्थाएं सबकी एक समान नहीं है। अभिकारक गैसीय अवस्था में है, उत्पाद गैसीय अवस्था में है, लेकिन उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीनों में से किसी एक की भौतिक अवस्था अगर अलग अलग हो तो वो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग यहाँ पे। वनस्पति तेल, अगर हम इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो बनता है वनस्पति घी। ये पहले भी आ चुका है हमारा, यह अभिक्रिया पहले भी आ चुकी है। यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम मिल जा रहा है वो निकल उत्प्रेरक है। वनस्पति तेल लिक्विड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में माना जाता है और निकल जो है वो भी सॉलिड स्टेट है। तो देखें आप लोग यहाँ पर अभिकारक, एक अभिकारक द्रव अवस्था में है और दूसरा अभिकारक गैस अवस्था में है। उत्पाद जो है ठोस अवस्था में है और जो उत्प्रेरक है वो भी ठोस अवस्था में है। अर्थात उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है, इसलिए ये भी होगा विषमांगी उत्प्रेरक। इसके बाद में हमारा जो दूसरा प्रकार होगा वो होगा क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों को 4 भागों में बांटा गया है। सेकंड नंबर है क्रिया के आधार पर। 4 भागों में होता है, 4 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। पहला उत्प्रेरक है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर वे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। यानी ऐसे उत्प्रेरक जिसे अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अभिक्रिया देखिए आप यहाँ पे KClO3 इज इक्वल टू KCl प्लस O2। 2 KCl हो गया यहाँ पे और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3। यहाँ पर जो बेटा उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है वह है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। यह है पोटेशियम क्लोराइड। और यह जो उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं हम लोग, इसका नाम है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो हम जानते हैं कि यह एक धीमी अभिक्रिया है। अगर हम यहां पर इस उत्प्रेरक को काम में नहीं लेंगे तो पोटेशियम क्लोरेट बहुत धीमी गति से वियोजित होकर, अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड में
बदल जाता है। यह एक धीमी अभिक्रिया है। अगर इस अभिक्रिया में मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर मिला दिया जाए उत्प्रेरक के रूप में, तो यह अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है, तीव्र गति से संपन्न होती है। यानी कहने मतलब ये जो उत्प्रेरक है यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। इसके अलावा एक और अभिक्रिया है SO2 इज इक्वल टू O2, SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3। यहां पर जो उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है, यह सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये यहां पर धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह अभिक्रिया धीमी गति की अभिक्रिया है। जैसे हम इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में मिलाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और हमें तुरंत सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो ये बेटा धनात्मक उत्प्रेरक थे, यानी वे उत्प्रेरक जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड वाला जो हमारा पोर्शन होगा, प्रकार होगा, वो होगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसी का ही सेकंड जो प्रकार होगा हमारा वो होगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। जस्ट पहले वाले के अपोजिट है। धनात्मक उत्प्रेरक में उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं। यहां पर है ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी ऐसा उत्प्रेरक या वह उत्प्रेरक जिसे अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, घट जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसमें एक बहुत अच्छी सी अभिक्रिया है हमारे पास में, H2O2 इज इक्वल टू H2O प्लस O2। समीकरण हम करते हैं संतुलित। ये संतुलित हो चुका है हमारा समीकरण है। यहां पर जो उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ये अभिक्रिया बहुत फास्ट अभिक्रिया होती है। H2O2 इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यह अपघटित होकर जल और ऑक्सीजन बनाता है। यह बहुत एक फास्ट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को हमें धीमा करना है। धीमे करने के लिए हमने यहां पर जो उत्प्रेरक काम में लिया है वो है ग्लिसरॉल। इसका भी फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल का, यह ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। तो ये जो ग्लिसरॉल है ये यहां पर ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और इस अभिक्रिया का जो वेग है वो धीमा कर देता है। यानी कहने मतलब ये हुआ, अगर ये अभिक्रिया संपन्न होती है, तीव्र गति से अगर होती है तो हमारे पास तो ये बचेगा ही नहीं। हमें इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें इसमें ग्लिसरॉल की थोड़ी बहुत मात्रा मिलाते हैं। जैसे हम लोग ग्लिसरॉल की मात्रा मिलाते हैं तो इस अभिक्रिया का जो वेग है वो कम हो जाता है। इस प्रकार हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण कर सकते हैं। यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या कारण है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। तो इसका सामान्य से उत्तर जो होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक तीव्र अभिकारक होता है जो अपघटित होकर जल और ऑक्सीजन बनाता है। अतः हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण करने के लिए हमें उसके अंदर ग्लिसरॉल की मात्रा मिलाई जाती है। सेकंड जो अभिक्रिया होगी हमारी वो है CHCl3 प्लस O2 इज इक्वल टू COCl2 प्लस HCl। यहां पर इसका नाम है क्लोरोफॉर्म और यह एक गैस होती है विषैली, उसका नाम है फोस्जीन। समीकरण संतुलित नहीं है हमारे पास में। यहां पर मैंने 2 लगा दिया है तो यहां पर भी हम लोग 2 लगा देते हैं। HCl है तो यहां पर 4 और ये हो गए 2।
इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित होता है। यहां पर जो उत्प्रेरक काम मिल जा रहा है वो है C2H5OH, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके स्वतः ही विघटित होकर एक विषैली गैस फोस्जीन बनाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है। इस अभिक्रिया को धीमा करने के लिए या इस अभिक्रिया को और अधिक कम करने के लिए हम इसके अंदर एथिल एल्कोहल उत्प्रेरक के रूप में मिलाते हैं। तो यहां पर एथिल एल्कोहल है वो एक ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। यहां पर एक प्रश्न बनता है कि क्लोरोफॉर्म के अंदर एथिल एल्कोहल क्यों मिलाया जाता है। तो बेटा अगर एथिल एल्कोहल नहीं मिलाएंगे तो यह अभिक्रिया स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस बनाती है फोस्जीन। अतः इस क्रिया को रोकने के लिए हमें क्लोरोफॉर्म के अंदर एथिल एल्कोहल उत्प्रेरक मिलाया जाता है। अब अपनी जो अगला उत्प्रेरक होगा वो है स्वतः उत्प्रेरक। तीसरा जो प्रकार है उत्प्रेरक का वो है स्वतः उत्प्रेरक। इसमें बाहर से कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया जाता, यानी जब कभी भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वही उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लगता है। बाहर से किसी प्रकार के उत्प्रेरक की मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जब अभिक्रिया शुरू होती है तो धीरे धीरे अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है और जब उत्पाद बन जाता है तो अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। यहां पर जो हमारा रिएक्शन है हमारी CH3COO C2H5 प्लस H2O इज इक्वल टू CH3COOH प्लस C2H5OH। यहां पर किसी प्रकार की उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। जब अभिक्रिया होती है तब अभिक्रिया का वेग कम होता है, लेकिन जैसे ही उत्पाद एसिटिक अम्ल बन जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान बना हुआ उत्पाद स्वयं खुद उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो यहां पर ये जो उत्पाद बन रहा है एसिटिक अम्ल, ये एक उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान बना हुआ उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लगता है तो वह स्वतः उत्प्रेरक कहलाती है। अगला जो प्रकार होगा हमारा वो चौथा जैव उत्प्रेरक होता है। इस क्रिया के आधार पर जो हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक के प्रकार, इसमें जो चौथा लास्ट वाला जो प्रकार है वो है जैव उत्प्रेरक। इसे सामान्य भाषा में एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये भी जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इन्हें सामान्य भाषा में एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ये जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, यानी विशेष प्रकार के उत्प्रेरक विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं को ही प्रेरित करते हैं। एक अभिकारक या एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो एक अभिक्रिया लेते हैं हम लोग NH2CONH2, इसका नाम है यूरिया, और ये अब टूटेगा NH3 प्लस CO2। तो यहां पर मैं ऑक्सीजन लेता हूं, NH3 है यहां पर दो समीकरण लगा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहां पर हमें H2O लगाना है बेटा। जैसे ही अभिक्रिया होती है, देखो ध्यान दो, N दो बार लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 2 4 2 6, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। इसके अलावा C और 2 ऑक्सीजन है CO2। ये जो बन रहा है हमारे पास में अमोनिया है।
यहां पर जो उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है वो उत्प्रेरक है यूरिएज। इसे हम लोग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरिएज एंजाइम या उत्प्रेरक इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। एक और अभिक्रिया है माल्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज। यहां पर जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है वो है माल्टेज उत्प्रेरक। यह माल्टेज उत्प्रेरक इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तो हमने बेटा ये यूरिएज और माल्टेज ये दोनों ही जो उत्प्रेरक हैं ये जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट उत्प्रेरकों के प्रकार। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।